स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस मेगा कवरेज में, जहां पर 230 सीटों पर मध्य प्रदेश यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 300 सीटों पर मतदान जारी है और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें और मतदान करें, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि यह अवसर आपको 5 साल में एक बार मिलता है। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है, जिसमें शिवम शुक्ला बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, इकराम संधू कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद है हमारे साथ, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और परविंदर सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कांग्रेस स्पोक्स पर्सन इकराम सिंधु साहब के पास पहुंचेंगे। इकराम जी, क्या उम्मीद है आपको रायपुर से, क्या उम्मीद है आपको मध्य प्रदेश से? तो आज जो 300 सीट पर चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस कहां पर और कितनी मजबूत खड़ी नजर आ रही है? नमस्कार जी। इलेक्शन हमारी बहुत अच्छी चली है, तैयारी बहुत बढ़िया थी और अब तो देखो जनता जनार्दन है, उसके हाथ में है। अब कैंपेन खत्म हो गया इन दोनों राज्यों में, अब दुनिया अपनी वोट डाल लिया है। पहले तो मैं अपने सभी भाई बहनों को कहूंगा एमपी के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाली है, कि ये आपका हक है और ये आपका दायित्व भी है। आप जाइए और अगले 3 घंटे में जो आपका पोलिंग बूथ है वहां जाके आप वोट डालिए, क्योंकि देश के प्रति अगर कोई कर्तव्य है उसमें यह सबसे महानतम कर्तव्य है कि आप वोट डालते हैं, आप डेमोक्रेसी में अपनी मोहर लगाते हैं। तैयारी हमने पूरी की थी, हमें पूरा विश्वास है कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे हक में आएंगे। जनता जनार्दन है, अब जैसे कहते हैं अब उनका कोर्ट है उसमें चला गया है। हमने अपनी तरफ से अपनी सारी तर्क दी है, हमने अपने वादे किए हैं, बीजेपी मेरे भाइयों ने भी किया है, शिव मामा जी ने किया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव के दौरान अगर सबसे कठिन कोई चीज है तो वो है आपसी खींचतान, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो छत्तीसगढ़ देख लें या मध्य प्रदेश भी देख लें, आपसी खींचतान आपकी पार्टी में चरम पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में यह आपसी खींचतान कितना नुकसान देती नजर आ रही है आपको? देखिए जी, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। अब आप अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो 90 सीटें हैं। अब 90 सीटों के लिए हजारों उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने मेहनत की है, ग्राम से लेके पंचायत से लेके म्यूनिसिपैलिटी से लेके दुनिया ने काम किया होता है, तो वो तो होएगा ही। वो हर आप अपने प्रोफेशन में देखिए, अब एडिटर एक ही हो सकता है, नीचे डेप्टी एडिटर 2-3 ही हो सकते हैं। हमारे एडिटोरियल को लेकर नहीं होता, हमारे यहाँ एडिटोरियल को लेकर दावेदारी नहीं है। आपके यहाँ टीएस सिंहदेव ने, महिमा ने बात की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बना देंगे तो बन जाएंगे हम। और हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी में ये खींचता नहीं होगी, दुनिया नहीं दावेदारी पेश कर रही होगी। चलिए संधू साहब, उतना हेल्दी रहना चाहिए कि बाड़ेबंदी में ना चली जाए। आधे 5 साल में, आधे 2.5 साल तो भाजपा आपकी जो सरकार है राजस्थान में, वो आधे टाइम बाड़ेबंदी में थी, तो इतनी हेल्दी नहीं हो। और अमर सदाना भी हमारे साथ मौजूद है रायपुर से, उनसे पूछ लेते हैं कि फिलहाल वहां का क्या नजारा है। अमर, आवाज मिल रही है आपको? मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई? राजधानी रायपुर के जो है उत्तर विधानसभा के पोलिंग बूथ पे, और सबसे बड़ा पोलिंग बूथ जिसको माना जी मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं रायपुर के सबसे बड़े विधानसभा उत्तर विधानसभा में मैं मौजूद हूँ और ये सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है माना जाता है। छत्तीसगढ़ की जो है वोटिंग प्रतिशत की बात करूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक जो है 55% जो है वोटिंग हुई है। और वही जो हाई प्रोफाइल सीट है और चर्चित विधानसभा सीट पाटन की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 66% जो है वोट वहाँ पर किए गए हैं। मैं प्रकाश से कहूँ कि ये जो व्यवस्थाएँ की गई है निर्वाचन की तरफ से, वो दिखाएँ जरा कि यहाँ टेंट लगाई गई है और किसी प्रकार के मतदाता को असुविधा ना हो उसके लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। दिखाते रहिएगा। अमर, ये भी बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश से आप लोग वोटिंग परसेंटेज में पिछड़ कैसे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कम दिखता है, खास करके आदिवासी इलाकों में 80, 85, 88% तक मतदान मैंने देखा है। इस बार कहां पिछड़ रहा आंकड़ा? जी बिल्कुल, देखिए 2018 की बात कर लें तो 76% जो है वोटिंग प्रतिशत रही थी पूरे छत्तीसगढ़ में ला करके। और इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत इसलिए भी कम देखा गया है क्योंकि युवाओं में जो उत्साह दिख रही थी जो पिछले बार 2018 के चुनाव में, वो इस बार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है वोट करने लोग जो है पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र में। चलिए ठीक है अमर, लौटते हैं आपके पास। अवधेश सर, आदिवासी वोट बैंक की भी ये लड़ाई है और उस आदिवासी वोट बैंक की जिसने 2018 में
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह बीजेपी को झटका दिया था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने का जो बड़ा कारण था वो जैसा आपने बताया ही है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा को उस प्रकार से बढ़त नहीं मिली जो 2013 और 8 में मिली थी। खैर छत्तीसगढ़ में तो चारों तरफ से बीजेपी हारी थी, क्योंकि वो एक पक्षीय एक तरफा विजय थी, एक तरफा विजय थी कांग्रेस को। उसके बारे में देखिए, इस समय आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की कार्यक्रम वो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र से, जहां खाट पर बैठ कर और एक चौपाल की तरह वहां से कार्यक्रम की शुरुआत की लगातार। और इसी बीच आपको झारखंड में भी जब वो गए हैं, जो आदिवासी गौरव दिवस जो मनाया गया है, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश की कि अभी तक आदिवासियों को वोट बैंक माना गया था। जो भी आज़ादी के आंदोलन में या उससे पहले के संघर्ष में थे, उन सारे लोगों को चुन करके इतिहास के पुस्तकों में स्थान देना, उनके जन्म दिवस मनाना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, उनके लिए अलग अलग योजनाओं बनाना। तो इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के, केवल उसमें मध्य प्रदेश नहीं, आदिवासियों को भावनात्मक रूप से देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया है। समस्या बीजेपी की जो थी वो स्थानीय कार्यकर्ताओं में, नेताओं में असंतोष, और जो मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के बहुत सारे सवाल वहां उठ रहे थे। तो जब वहां मुख्यमंत्री का आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लगातार आदिवासी क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो घोषणाएं हैं बीजेपी की उसमें आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए आप देखेंगे काफी विशेष पैकेज है, तो इसलिए वो स्थिति इस बार नहीं होनी है भारतीय जनता पार्टी की। इतना तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, देखिए इस समय जो मुख्य, जो इस चुनाव की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने स्वयं को भाजपा के पिच पर खेलने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के जो मुख्य रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है ये नकली है, हम आपसे ज्यादा निष्ठावान हिंदू हैं, ज्यादा कार्यक्रम करते हैं। ये तो अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने कहा हम तो पिछली बार ही घोषणा किए थे कि लंका में सीता जी के मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो तो बाद में कोरोना आ गया, हमारी सरकार गिर गई, इस बार हम वहां भी बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ में ये हुआ है, राजस्थान में भी चल रहा है। तो ये जो हिंदुत्व की भाजपा ने जो प्रवृत्ति चुनाव में स्थापित की, जिसने बाकी पार्टियों को भी विवश किया है आने पर, तो उत्तर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने हिंदू राष्ट्र बोलने का साहस नहीं किया। जब कमलनाथ जी से पूछा गया एक बाबा के कि भाई इस बाबा के पास आप आए हैं, बाबा तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कमलनाथ जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है। तो इस सीमा तक कांग्रेस गई है, इस सीमा तक छत्तीसगढ़ में गई है। आप जानते हैं तीर्थयात्रियों के लिए क्या, तो ये जो ट्रेंड है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उसकी लड़ाई रीजनल पार्टीज भी दिखा रही है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने खूब प्रचार किया, मायावती छत्तीसगढ़ में गई, छत्तीसगढ़ में और भी रीजनल पार्टीज है, जेसीसीजे है वहां, मध्य प्रदेश में बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है। उस वोट बैंक में क्या आप डिवाइड देखते हैं ऐसी स्थिति में? नहीं, इस समय देखिए, इस समय जो देश में प्रवृत्ति है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग जो अल्पसंख्यक है वो बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग कर रहा है। एक छोटा वर्ग, बिल्कुल उसका एक इसको बोलते हैं कि टैक्टिकल वोटिंग, रणनीतिक वोटिंग करता है। तो वो इस समय उसकी कांग्रेस जो भी कहे, कांग्रेस को भी पता है जहां जो कैंडिडेट बीजेपी को हराने वाला होगा उसके खिलाफ मैक्सिमम वोटिंग होगी। तो इस समय जैसे अखिलेश यादव का 4-5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के ठीक है सर, लौटते हैं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। कृति हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्यमेव जयते, तो ये सुनिश्चित है हमारी। अवधेश सर, आप यही बात बता रहे हैं। इनको टिकट मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इसको एक मैसेज के रूप में लिया था, क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, और दिग्विजय सिंह आरएसएस, बीजेपी, सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, इस पर सबसे आगे थे अपनी सरकार में भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि प्रज्ञा ठाकुर को हिंदू टेररिज्म और सैफरन टेररिज्म का सबसे बड़ा सिंबल बना करके कांग्रेस के राज्य में यूपीए ने उसको पेश किया था, तो बीजेपी ने उसको टिकट देकर के जो संदेश दिया, उसके अच्छे संदेश गए। लेकिन आपको लगता है कर्नाटक में जैसे ये बजरंगबली का मुद्दा उठा और पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द घूमता रहा, आपको लगता है कि इस चुनाव में कोई हिंदुत्व या कोई ऐसा बड़ा एजेंडा निकलकर बाहर नहीं आया है? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है बात? कोई बड़ा एजेंडा निकलकर अभी तक निकलकर नहीं आया, ना ही भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा बन पाया और ना ही हिंदुत्व का कोई एजेंडा यहाँ पर निकल कर आया। पोलराइजेशन वाले इश्यूज नहीं थे अवधेश सर,
नहीं, इसको इसको इस रूप में पोलराइजेशन वाले पूरे इश्यूज थे वहां। इसको देखिए, ऐसा है कि जब लंबे समय हिंदुत्व का इशू 2012-13 से चल रहा है ना, तो उस रूप में हमको नहीं दिखाई देता है। लेकिन सर, गाय का मुद्दा छीन लिया कांग्रेस ने। नहीं, छीना नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। कांग्रेस ने स्वयं को बीजेपी से, आरएसएस से, बाकी से बड़ा हिंदुत्ववादी पार्टी साबित करने की कोशिश की कर रहे हैं, है। बिल्कुल। वो छीने हैं कि नहीं छीने हैं तो मतदाता तय करेगा। उन्होंने बहुत आगे जाकर के कि आप अगर अपने मैंने यहां तक कि श्राद्ध कर्म में, वार्षिक श्राद्ध कर्म से लेकर तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों के उद्धार में, सब में उन्होंने सहायता की घोषणाएं की हैं। तो ये एक ट्रेंड था। जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, सर, देखिए वो मध्य प्रदेश लास्ट में में तो पीसीसी, अवधेश जी, मध्य प्रदेश में तो पीसीसी के ऑफिस में पंडितों को बुलाकर बैठक हुई है, पूरा सम्मान। मैं यही तो बता रहा हूं कि कमलनाथ जी बार बार बोलते हैं कि मैं जब हिंदू की बात करता हूं तो बीजेपी को पसीने छूटने लगते हैं, उनको पेट में क्यों दर्द होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश इस बार केवल एक सामान्य चुनाव दोबारे से नहीं है, यह भी वहां स्थापित होना है कि हिंदुत्व के आधार पर, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहां बात हुई है, गो हत्या बंदी का कानून बीजेपी ने बनाया था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद के विरुद्ध बीजेपी ने कानून बनाया था, कुछ इसमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए थे। तो ये सारे इश्यूज वहां सतह पर हैं। ये नहीं है कि वहां से टेररिस्ट बड़े बड़े पकड़े गए हैं, अलग अलग जो बैंड सिमी है, आईपीएफ के लोग पकड़े गए हैं, तो अनेक प्रकार की ऐसे है। इसलिए वो सतह पर वो मुद्दे थे। उसको इसीलिए कांग्रेस ने कोशिश की है कि हम भी हिंदुओं का अधिक से अधिक वोट लें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर हिंदुओं का जो एक मैं समझता हूं कि जो आलोड़न हुआ है, वो लाभ इस बार बीजेपी को नहीं मिले और सत्ता में इतने सालों से हैं, उसका एक असंतोष और हम चुनाव जीत जाए। परमिंदर जी, आप बताएं कि कांग्रेस कामयाब होती नजर आ रही है आपको इस एजेंडे के तहत जिसकी जिक्र अभी अवधेश जी कर रहे थे? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ पिछले दिनों में आपने हिमाचल में, कर्नाटक में देखा है, उससे तो ये लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ यहाँ पे भी बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करी है। लेकिन पूरे संसार के अंदर जो राजनीति होती है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होती है। आप शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पर, वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आप चुनाव लड़िए और जो गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, उनके उत्थान की बात करिए। मैं किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं का पूरा आदर सम्मान करता हूं, आप उसकी बात करिए, उससे हमें किसी देशवासी को एतराज़ नहीं है। आप हिंदुत्व की बात करिए, भगवान राम के मंदिर की बात करिए, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि अगर भारत के अंदर 80% हिंदू हैं तो आप उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को एक तरफा कहने की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो हिंदू नहीं है।